डेट है आज 11 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नोबेल पीस प्राइज 2021। देखो हमने कई प्राइज पढ़ लिए। नोबेल प्राइज कौन कौन से होते हैं? 6 कैटेगरी में होते हैं। केमिस्ट्री में मिल चुका है, फिजिक्स में मिल चुका है, यानी कि मेडिसिन में भी मिल चुका है, लिटरेचर में मिल चुका है, इकोनॉमी का बाकी है अभी, और ये नोबेल पीस प्राइज है लिटरेचर का भी मिल चुका है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। स्वीडन जो कंट्री है, यहाँ की एक अकेडमी है, ये स्वीडन और नॉर्वे की अकेडमी भी पार्टिसिपेट करती है। तो ये दोनों मिलके ये अवार्ड देते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है ये। जो पीस प्राइज शांति का पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? दो लोगों को मिला है। दोनों जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह एजेंसी में काम करते हैं। इन्होंने खुद के न्यूज़पेपर और वेबसाइट वगैरह सेटअप की थी। एक है फिलीपींस के मारिया रेसा और एक है रसिया के दिमित्री मुरातोव। इनको मिला है 2021 का नोबेल पीस प्राइज। देखो ये फिलीपींस और रसिया तो आप जानते हो कहाँ पे है। ये रसिया आपको दिखाई दे रहा है और ये इधर फिलीपींस, ये वाला पार्ट है फिलीपींस। तो इनको मिला है, यहाँ के दो इंसान हैं, इनको मिला है। जो रेसा हैं, ये 2012 में देखो इन्होंने एक रेपलर नाम की न्यूज़ वेबसाइट बनाई थी। न्यूज़ वेबसाइट पे इन्होंने देखो जो प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के रॉड्रिगो डुटर्टे, इनके खिलाफ कुछ कैंपेन चलाई थी, क्रिटिकल कैंपेन। इनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था और ये एंटी ड्रग कैंपेन चलाई थी इन्होंने। कैंपेन का मतलब है अभियान। तो इनके लिए इन्हें दिया गया प्राइज़। और जो ये मिस्टर मुरातोव हैं रसिया के, इन्होंने देखो 1993 में एक इंडिपेंडेंट रशियन न्यूज़पेपर चलाया था, फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम है नोवाया गजेटा। ये न्यूज़पेपर है इनका, मुरातोव का जो सेटअप किया था। तो इन्होंने देखो इंडिपेंडेंटली काम किया था रसिया में, तो इसलिए इनको चूज किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए। नेक्स्ट है तवांग रीजन न्यूज़ में है अभी। चाइना यहाँ पे देखो, चाइना की वजह से चाइना यहाँ पे आ गया था तवांग में। ये आप हिंदुस्तान देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो इधर से यहाँ, ये वाली लाइन, ये जो बॉर्डर लगाता है चाइना के साथ इंडिया का, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। सी MAC, मैकमोहन, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। यहाँ पे देखो तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, ये रीजन है तवांग, अभी इंडिया के कब्जे में है ये। तो तवांग की थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ये इधर देखो तिब्बत दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो तवांग हिस्टोरिकली तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, तिब्बत का। लेकिन 1914 में शिमला अकॉर्ड हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट और तिब्बत के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ। तो उसमें देखो ये मैकमोहन लाइन डिसाइड की गई, जो अभी इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। ये इंडिया मतलब इंडिया की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और तिब्बत ने, दोनों ने ट्रीटी की, एक संधि की। इसमें तिब्बत ने देखो अपनी ये जो पार्ट है, कुछ जैसे तवांग है और कुछ और रीजन था, वो ब्रिटिश इंडिया को दे दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन जब चाइना ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि चाइना ने कैप्चर कर लिया इसको, इनकॉर्पोरेट कर लिया 1950 में तिब्बत को, और तिब्बत को अभी अपना ही उस पर, तिब्बत पे उसका ही राज चलता है चाइना का। लेकिन तिब्बत चाहता है इंडिपेंडेंस। लेकिन देखो इंडिया भी भाई साहब इसे अडॉप्ट कर, मतलब एक तरह से एक्सेप्ट कर चुका है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। तो हमारा जो स्टैंड है, इंडिया का स्टैंड है, वही हमारा स्टैंड है। यानी कि हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से तो तिब्बत किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है, क्योंकि चाइना, हम इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है इस बात को। तो ये अभी जो किसके कब्जे में है? तिब्बत चाइना के कब्जे में है। लेकिन तिब्बत चाहता है इंडिपेंडेंस, ये ऑटोनोमस रूल करना चाहता है, अलग कंट्री बनना चाहता है ये तिब्बत। लेकिन अभी चाइना के कब्जे में। तो 1950 में तिब्बत ने अपनी जो इंडिपेंडेंस थी लॉस्ट कर दी थी, चाइना ने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी मेनलैंड चाइना में। बाद में 1959 में जो यहाँ के दलाई लामा थे, तिब्बत के दलाई लामा, देखो रिलीजियस पोस्ट है, जो वहाँ के बहुत सारे, मतलब अधिकतर लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करने वाले, और उनका जो रिलीजियस लीडर होता है वो दलाई लामा पोस्ट है एक। तो ये दलाई लामा भाग के आ गए थे इंडिया में, तवांग के जरिए, तवांग रीजन के जरिए भाग के आ गए थे इंडिया में, क्योंकि ये अपनी अलग गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। और अभी इन्होंने पार्लियामेंट भी बनाया हुआ हमने, मतलब गवर्नमेंट इन एग्जाइल बोलते हैं, गवर्नमेंट इन एग्जाइल या पार्लियामेंट इन एग्जाइल बोलते हैं इसको। ये अलग से ये अपना रूल चलाते हैं बाहर से ही, तिब्बत में नहीं है, तिब्बत से भागे हुए हैं ये, इंडिया में रहते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। तो देखो जब 1962 आया तो इंडिया और चाइना का वार हुआ, तो तवांग का कंट्रोल चला गया चाइना के पास, चाइना ने इसको कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे ही देखो युद्ध विराम हुआ, युद्ध खत्म हो गया, तो चाइना ने विद्रू कर लिया अपनी ट्रुप्स को, अपनी सेना वापस कर ली यहाँ से, और तवांग रीजन को फिर दोबारा से इंडिया को दे दिया और इंडिया के पास में आ गया। और अभी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है तवांग पे। लेकिन चाइना फिर भी देखो अपना क्लेम
इस पे ठोकता रहता है, अपना दावा ठोकता रहता है कि ये देखो पहले तिब्बत का पार्ट था, तो तिब्बत अभी हमारा है, तो हमें ही दो इसको। तो इसके लेके विवाद चलते रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। नेक्स्ट है रोहिंग्या इशू, रोहिंग्या क्राइसिस या रोहिंग्या इशू। रोहिंग्या देखो एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जो म्यांमार से भाग के बांग्लादेश और इंडिया में आ गई थी। डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे, अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि देखो बांग्लादेश में भी आ गए थे। तो बांग्लादेश 80,000 लगभग रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को एक भाषण चार आइलैंड है वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। भाषण चार आइलैंड देखो यहाँ पे, ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, ये आपका येलो कलर का सा, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के नीचे ये भाषण चार है, बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप, चारों तरफ से जो पानी से घिरी होती है ऐसी लैंड को बोलते हैं आइलैंड। तो इनको यूनाइटेड नेशन से भी हेल्प मिल रही है, सहायता मिल रही है बांग्लादेश को इन रिफ्यूजीज़ को वहाँ पे शिफ्ट करने में। 19,000 जो मुस्लिम रिफ्यूजीज़ हैं, ये रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं रिफ्यूजीज़ शरणार्थी, ये म्यांमार से आए थे, इनको ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है भाषण चार आइलैंड पे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पास ये देखो यहाँ पे है भाषण चार, ये ऐसा आइलैंड है भाई साहब, और यहाँ पे ये मकान बनाए हुए हैं इनके लिए, इनको शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हें अपोज करते हैं। अपोज करने का कारण क्या है, क्योंकि देखो ये 20 साल पहले ही, ये लगभग 20 साल पहले ही बना है ये आइलैंड जो भाषण चार है। ये सिल्ट वगैरह जो मिट्टी वगैरह है, सिल्ट वगैरह वो जमा होके के समुद्र की लहरों से ये यहाँ पे आइलैंड बन गया है। अब इसका खतरा रहता है कि भाई साहब जैसे ही समुद्र का लेवल बढ़ा तो यहाँ पे फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी और सारा आइलैंड ये डूब जाएगा। इसलिए इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाषण चार पे भेजने के डिसीजन को, बांग्लादेश जो भेज रहा है यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स को। ये भाषण चार जो आइलैंड है देखो, यहाँ पे लगभग 1 लाख लोगों को भेजने का प्लान बनाया है मुस्लिम रोहिंग्या को। लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या हैं जो म्यांमार से आए हैं। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, यानी कि 10 लाख रोहिंग्या आए हैं, उनमें से 1 लाख को यहाँ पे भेजा जा रहा है। लेकिन ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है, मानव अधिकार के लिए काम करते हैं, ऐसी एनजीओ वगैरह, सिविल सोसाइटी वगैरह, वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं ऊपर हमने अभी जाना। तो रोहिंग्या क्या है, एथनिक ग्रुप है भाई साहब, मोस्टली मुस्लिम पीपल हैं ये। और इन्हें देखो ना तो म्यांमार ने अपनी सिटीजनशिप दी हुई है, नागरिकता, और ना ही किसी और कंट्री ने। इनको रेजिडेंट फॉरेनर या एसोसिएट सिटीजन बोला जाता है। इनको फुल सिटीजनशिप ना तो किसी कंट्री की मिली हुई है, ना बांग्लादेश की और ना म्यांमार की। और कुछ लोग ये इंडिया में भी आ गए, इंडिया ने भी इनको नहीं दिया अभी सिटीजनशिप। देखो एथिनिकली देखे तो ये इंडो आर्यन पीपल के बिल्कुल समान है, जो इंडिया में है इंडो आर्यन पीपल, और बांग्लादेश के पीपल से समान है। और जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरस, उन्होंने भी अब एक बार बोला था कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल है इन द वर्ल्ड। मतलब इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। और भेदभाव कैसे हो रहा है, सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं। म्यांमार में देखो इसलिए भगा दिया था इन्होंने, क्योंकि देखो म्यांमार है जो इंडिया के साथ बॉर्डर लगाता है, यहाँ पे रखीन स्टेट है, रखीन स्टेट है म्यांमार का। यहाँ पे ये रखीन स्टेट के में ही रहते थे रोहिंग्या मुस्लिम। वहाँ पे क्या है, म्यांमार में बुद्धिस्ट पीपल ज़्यादा रहते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले। तो बुद्धिस्ट पीपल और इनके बीच में ये रियोट्स हो गए थे, झगड़े हो गए थे, और वहाँ की आर्मी ने भी भाई साहब इनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की और इनको भगा दिया वहाँ से। तो इनमें क्लेंजिंग होने के कारण। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील। देखो OECD एक ग्रुप है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 1961 में बना था, और पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और G20 तो आप जानते हो इसका हेडक्वार्टर कहीं पे भी नहीं है। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है इनके मेंबर में। जितने भी इसके 20 मेंबर है, एक यूरोपियन यूनियन और 19 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, चाइना भी, रसिया भी, यूएसए भी, यूके भी। तो इसने अभी टैक्स डील की है, टैक्स डील 2 पिलर सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसको, इसका नाम दिया 2 पिलर सॉल्यूशन। तो ये याद रखना 2 पिलर सॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, टैक्स डील है ये इसकी OECD और G20 कंट्रीज़ की। इन G20 के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई थी, अब बाद में इनकी लीडर समिट होने वाला है। मतलब G20 के जो हेड है, हेड मतलब G20 कंट्रीज हैं उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है इस महीने के अंत तक। इन्होंने प्लान बनाया है कि ये मल्टीलैटरल कन्वेंशन होगी, जिसके जरिए 2023 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 2 पिलर सॉल्यूशन को। ये टैक्स डील है, जो टैक्स डील क्या है वो जानेंगे अभी। देखो इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी। और ये इसमें एक इंटरनेशनल टैक्स होगा कंपनीज़ के लिए, जो कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स लगता है, उसके लिए एक इंटरनेशनल टैक्स होगा कि उतने से ज़्यादा किसी कंट्री पे कोई, मतलब किसी कंपनी पे कोई कंट्री टैक्स ना लगाए।
तो लगभग 130 कंट्रीज़ ने इस पर साइन कर दिया है, जो जिनकी जीडीपी मोर देन 90% है ग्लोबल जीडीपी। तो 130 कंट्रीज़ ने इस पर साइन कर दिया है। टू पिलर ऑफ फ्रेमवर्क है क्या ये देखो यही है कि जो कंपनीज पे टैक्स लगता है कॉर्पोरेट टैक्स वो एक समान हो। लगभग 15% का इसमें टारगेट रखा है कि हर एक कंपनी पे जो भी टैक्स लगाया जाए किसी भी कंट्री में वो 15% से ज़्यादा ना लगे कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये रखा है इसमें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स करंटली प्रपोज टू 15%। तो ये मिनिमम टैक्स होगा कि 15% कम से कम उन पर टैक्स लगेगा। ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या लगाई जा रही हैं, देखो ये लगाई जा रही हैं जैसे नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये यूरोप में भाई साहब कंट्री हैं, यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ही कम है। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी जो कंपनी है अपना यहाँ पे भी खोल लेती हैं अपनी ब्रांच नीदरलैंड और लग्जमबर्ग में, और मान लो इंडिया में भी खोल ली हैं, तो वो अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं इन कंट्रीज़ में। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग मेथड। क्या शिफ्ट क्यों कर देती हैं, देखो शिफ्ट इसलिए कर देती है, इंडिया में मान लो कॉर्पोरेट टैक्स है 30% और मान लो लग्जमबर्ग और नीदरलैंड में मान लो टैक्स है 15% या 10% या 5%। तो ये क्या करेंगी, मान लो इंडिया में एक भी कंपनी है, वो मान लो एयरटेल है, एयरटेल इंडिया में भी कंपनी है और एयरटेल मान लो नीदरलैंड में भी है। यहाँ एयरटेल को यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, जैसे मान लो इसकी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स लगाया जा रहा है, तो मान लो इसकी जो प्रॉफिट है यहाँ पे हुआ है 30,000 करोड़ और जो नीदरलैंड में था वहाँ पे हुआ है 5,000 करोड़। तो ये क्या करेगी, अपने यहाँ से शिफ्ट कर देगी 30,000 को यहाँ पे, या थोड़ा बहुत कर देगी, जैसे मान लो 25,000 कर दिए यहाँ पे नीदरलैंड की कंपनी में, तो यहाँ पे हो जाएंगे 30,000 और यहाँ पे रह जाएंगे 5,000। अब इसको इंडिया में सिर्फ 5,000 के राशि पे ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से इनको रोकने के लिए ये कॉर्पोरेट टैक्स लाया जा रहा है कि एक टैक्स हो ताकि ये कंपनी प्रॉफिट शिफ्टिंग ना कर सके। तो ऐसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, बहामास है, जिन पे कम टैक्स लगाया जाता है, अब ये अपनी इम्प्लीमेंट मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इन पे। इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इंडिया ने भी देखो इक्वलाइजेशन लेवी लगाया हुआ है। इक्वलाइजेशन लेवी एक टैक्स है, ये ऐसी कंपनी पे लगाया है जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती हैं, जैसे गूगल, अमेजन, फेसबुक, ऐसी कंपनी पे लगाया है। 2016 में 6% ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस जो देती थी, जो नॉन रेजिडेंट कंपनी थी, मतलब जो हमारे इंडिया की कंपनी नहीं थी, इंडिया में उनका कोई बिजनेस, मतलब इंडिया में कोई मेन उनका ऑफिस नहीं था, ऐसी कंपनीज पे 6% टैक्स लगाया था, जैसे गूगल होगी, इन पे लगाया था। और अप्रैल 1, 2021 में गवर्नमेंट ने और 2% इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल ट्रांजैक्शन पे प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट एक ये देखो इंडिया पे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, जब ये कॉर्पोरेट टैक्स लग जाएगा तो ये टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इन पे ओवरऑल टैक्स ले लिया जाएगा, किसी एक कंट्री में ही टैक्स ले लिया जाएगा। अगर मान लो इंडिया में टैक्स ले लिया तो कोई और कंट्री उन पर टैक्स नहीं लेगी। नेक्स्ट है ये बीपीएस वही है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन का मतलब जैसे मान लो इंडिया में 30,000 करोड़ का ये प्रॉफिट कमा रही थी, तो अपना बेस इरोज कर दिया, इरोज का मतलब डिलीट कर देना, तो ये यहाँ से 25,000 ट्रांसफर कर दिए और प्रॉफिट शिफ्टिंग हो गई, 25,000 शिफ्ट कर दिए, कहाँ पे, नीदरलैंड में शिफ्ट कर दिए थे, अब यहाँ पे 5,000 रह गए, यानी कि बेस इरोज कर दिया, प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया। तो ये अपना टैक्स बचाने के लिए कंपनी करती हैं लगभग, इनसे क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज रहती हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता, वो टैक्स नहीं लगा पाती फिर इन पे, तो इसकी वजह से एनुअली जो लॉस्ट होता है कंट्रीज़ को 100 से लेकर $250 बिलियन का लॉस हो जाता है टैक्स की वजह से। मतलब इतना टैक्स कंट्री जो वसूल सकती थी उतना लॉस हो जाता है ये, क्योंकि प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है GSAP, सिक्योरिटी एक्विजिशन प्लान फॉर मार्केट बूस्ट। देखो ये आरबीआई का प्लान है, GSAP गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम है, ये इसको रोकने का भी प्लान बनाया है। हाल्टिंग का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना। ये बॉन्ड बाइंग मेथड था, मार्केट से बॉन्ड खरीदने का एक तरीका था GSAP। तो आरबीआई ने अभी क्या है, इसको रोकने का प्लान बनाया है। इसको ऑलरेडी देखो हमने इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में लेक्चर बनाया हुआ है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो उसमें। तो इसमें देखो ये जब आरबीआई ने चलाया था तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए ये चलाया था GSAP। लिक्विडिटी का मतलब है मनी सप्लाई, मार्केट में मनी कितनी है उसको कंट्रोल करने के लिए। पढ़ेंगे क्या किया जाता है इसमें, देखो इम्पैक्ट और आउटकम क्या होंगे इसके। इसमें जो लिक्विडिटी मेजर्स के लिए लिया जाता था, अब जो फाइनेंशियल कंडीशन है जो वो रिकवरी के लिए, ताकि रिकवरी हो सके इकोनॉमी, इसके लिए लिया था, ये स्टेप लिया था आरबीआई ने। तो गवर्नमेंट जो SAP है एक प्रोग्राम था, ये अनकंडीशनल
अनकंडीशनल और स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन पे काम करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है इसको लास्ट में देखेंगे। एक तरह से ये है सेल और परचेज करना, जैसे सिक्योरिटी को सेल और परचेज करती है आरबीआई और लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, उसी तरह से जीसैप वही है, लेकिन कुछ अलग से इसमें डिस्टिंक्ट करेक्टर हैं ओएमओ के साथ ही। और जो ये वर्ड अनकंडीशनल वर्ड इसमें यूज किया गया है, इसका मतलब ये है आरबीआई क्या है, जो मार्केट की फोर्सेज है ना, सेंटीमेंट्स वगैरह, जो मार्केट की डिमांड सप्लाई चल रही है उससे इंडिपेंडेंट, उससे इररेस्पेक्टिव, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है आरबीआई को मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या है, उससे हटके ये जीसैप को चलाती है कि बॉन्ड कब खरीदना है, बेचना है, सिक्योरिटी कब खरीदनी है, कब बेचनी है। ये ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि देखो मार्केट में क्या है, स्टेबिलिटी आए और लिक्विडिटी को मैनेजमेंट कर सके इकोनॉमी में। जीसैप का सिग्निफिकेंस ये है, इंपॉर्टेंस, कि जो बॉन्ड मार्केट में देखो मोर कंफर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और अगर मान लो गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरो कर लिया है, एक सरकार देखो बोरो करती है, उधार लेती है मार्केट से, अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो आरबीआई क्या है, ये इंश्योर कर सकती है जीसैप के जरिए कि इंडियन मार्केट में कोई डिसरप्शन ना हो। और जीसैप के जरिए ही आरबीआई जो रेपो रेट और ये गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं 10 ईयर वगैरह के, इनमें जो मिसमैच होता है उसको भी रिड्यूस कर सकती है। जीसैप ऑलमोस्टली जो ओएमओ होता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके साथ ही चलाया जाता है, लगभग सेम होता है जीसैप भी। और ओएमओ क्या होता है फिर, देखो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें सेल परचेज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या ट्रेजरी बिल को, आरबीआई द्वारा ये इशू किए जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको रेगुलेट करना। ये क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जैसे ओएमओ आ गया, रेपो रेट आ गया, सीआरआर आ गया, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर आ गया, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो ये आपने पढ़े होंगे सब क्वांटिटेटिव टूल्स। और एक क्वालिटेटिव टूल्स अलग होते हैं, ये आरबीआई लेती है स्टेप मनी सप्लाई वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई मतलब जितना भी लोगों के हाथ में पैसा है, चाहे बैंक में डिपॉजिट है, चाहे लोगों के हाथ में जितना भी मार्केट में पैसा है, वो मनी सप्लाई है सब, तो इसको कंट्रोल करती है। देखो जैसे मान लो, अगर मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, तो यानी कि पैसा ज़्यादा है मार्केट में, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसा है तो ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो यही इन्फ्लेशन है, महंगाई है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, लोगों के हाथ में से पैसा छीन लो। पैसे कैसे छीनेंगे, ये ओएमओ के जरिए, ये ओएमओ को साथ लेती है कौन, आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटी जारी करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड बोल लो, ये जारी करती है। ये कागज है, इस पर लिखा है भाई साहब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये जारी करती है। अब मार्केट से पैसे ले लेती है, यानी कि जो भी खरीदना चाहता है, कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल, अब ये खरीदेंगे तो इन्हें सिक्योरिटी मिल जाएगी, आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा। अब इन्हें इस पर इंटरेस्ट देती है, कि ब्याज देती है, जब भी लेगी ब्याज देती रहेगी, और इनकी जो मूल वैल्यू है यानी कि प्रिंसिपल है वो तो मिलेगा ही जब ये वापस करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो भी कोई पीपल खरीदेगा इसको, जो भी मान लो कंपनी वगैरह खरीदेंगी, तो अब ये मार्केट से पैसा वापस ले लेती है, तो इन्फ्लेशन को ऐसे कंट्रोल कर देती है। जब मान लो डिफ्लेशन हो रही हो, प्राइस ज़्यादा घट रहा हो, तो मार्केट में पैसा इशू कर देती है, फिर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेती है। तो यही है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट में बेचती है ये। देखो ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक के जरिए करती है, डायरेक्टली डील नहीं करती पब्लिक से। कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनके जरिए बेचती है, डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचती, ये बात आपको याद रखनी है इसमें। तो ओएम और लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल करती है ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना, यही जो है जो समझाया था। आरबीआई देखो ओएमओ में दो तरीके के, मतलब दो तरीके के इसमें मेथड अपनाती है। एक है पेमो, आउटराइट परचेज बोलते हैं इसको, ये परमानेंट मेथड है। इसमें क्या सेलिंग और बाइंग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ऐसे ही जैसे हमने ऊपर समझा। और दूसरा है रेपो, रेपो का मतलब है रीपरचेज एग्रीमेंट, ये शॉर्ट टर्म का होता है, ये रीपरचेज कर लेती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे बेचेगी तो थोड़े समय में ही इसको वापस कर लेगी, वापस ले लेगी आरबीआई। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पाक बे स्कीम। पाक बे कहाँ है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये अपना हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे पाक बे है, पाक की खाड़ी। यहाँ पे जो लोग मछली करते हैं, मछली उत्पादन करते हैं, यानी कि मछली पकड़ते हैं समुद्र से, उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, ये पाक बे स्कीम, डीप सी फिशिंग के लिए। डीप सी फिशिंग क्या होती है, एटलीस्ट 30 मीटर की वो होनी चाहिए दूरी, जैसे समुद्र है, समुद्र के नीचे 30
ये फिट या मीटर देखेंगे हम लास्ट में, ये शायद फिट है या मीटर है, मुझे याद नहीं है। डीप सी फिशिंग का मतलब है कि जब डीप गहरे सी के अंदर फिशिंग करें, मछली पकड़ें। ये स्कीम चलाई है पाक बे स्कीम अभी यूनियन गवर्नमेंट ने। देखो ये ऑलरेडी 2017 से चली हुई है, अभी इसके लिए कॉस्ट इंक्रीज की है। 2017 में लॉन्च की थी इसको, ये ब्लू रिवॉल्यूशन प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया था। ब्लू रिवॉल्यूशन प्रोग्राम मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 1970s के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने। ये स्कीम देखो यूनियन गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, तमिलनाडु की गवर्नमेंट, दोनों पार्टिसिपेट करती है इसमें। लगभग 2000 वैसल अगले 3 सालों में इसमें, जो ये मतलब 2017 से 2020 के बीच में 3 साल रहे हैं, इनमें लगभग 2000 वैसल, वैसल का मतलब है यहाँ पे बोट यानी कि नाव, नाव दिए फिशरमैन को जो मछली पकड़ते हैं समुद्र में उनको, ताकि वो जो बॉटम ट्रॉलिंग के जरिए मछली पकड़ते हैं ना, बॉटम ट्रॉलिंग उसके जरिए मछली पकड़ते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग होता है जाल फेंकते हैं, बहुत ही भारी जाल होता है, इसके बारे में लास्ट में ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो जाल फेंक के मछली पकड़ते हैं बॉटम ट्रॉलिंग से, इससे बहुत सारे और भी जो जीव रहते हैं उनको भी नुकसान होता है। तो इसके जगह पे ये डीप सी फिशिंग को इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने। तो ये लगभग 500 बोट इसमें देखो बनाई जा रही हैं, प्लान की जा रही हैं। इसमें जो यूनिट कॉस्ट आएगी वो लगभग 80 लाख रुपए आती है ईच वेसल की, एक वेसल की, एक भाई साहब जो है बोट उसकी 80 लाख रुपए कीमत है। उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 10% जो बोट जिसको दे रहे हैं आदमी को वो लगाएगा इसमें, और बाकी का जो 20% है कोई भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस करेगा। मतलब मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है मछली पकड़वा रही है, वो फाइनेंस करेगी, उन लोगों को देगी ये कॉस्ट। अब डीप सी फिशिंग के जो फायदे क्या हैं, फायदे देखो यही है जो ऊपर हमने समझे। जो बॉटम ट्रॉलिंग से नुकसान होता है वो नुकसान इससे नहीं होगा। बॉटम ट्रॉलिंग के से, बॉटम ट्रॉलिंग भी एक मेथड है फिश पकड़ने का, मछली पकड़ने का। तो यहाँ पे ये जो ट्रॉल मैनी ट्रॉल वेसल हैं इनको रिमूव कर देगा डीप फिशिंग के जरिए, प्लान के जरिए बे ऑफ बंगाल में, मतलब बे पाक बे में, पाक बे की बात हो रही है। इसका बेनिफिट ये है कि जिनके पास देखो ऑलरेडी 12 मीटर की बोट है उनको ही भाई साहब ये मिलेगी डीप सी फिशिंग की फैसिलिटी। ऑलरेडी जो ऐसे लोग हैं जो मछली पकड़ रहे हैं जिनके पास 12 मीटर की बोट है, नाव है, उनको ही इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और वो भी ये देखा जाएगा वो अपनी इस नाव को तो क्या करेंगे, स्क्रैप्ड करेंगे, मतलब तुड़वा देंगे, इसको कबाड़ में तुड़वा देंगे और फिजिकली वेरीफाइड भी करेंगे, और फिर उन्हें डीप सी फिशिंग की फैसिलिटी देगी, उसकी डीप फिशिंग करने के लिए नई बोट देगी गवर्नमेंट इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है, ताकि ये पाक बे में वो बॉटम ट्रॉलिंग ना चला सके, ये भी इंश्योर किया जाएगा। और देखो अगले 5 साल तक जब ये डीप सी फिशिंग करने के लिए बोट दी जाएगी, अगले 5 साल तक कोई भी बेनिफिशियरी, जिस भी आदमी को दिया जाएगा वो बेच नहीं सकेगा अपनी बोट को। सिग्निफिकेंस क्या है इसके, देखो इंपॉर्टेंस ये है इसकी, जो स्कीम है पाक बे में जो अभी फिशिंग होती है बॉटम ट्रॉलिंग, तो वो रोक दी जाएगी और जो फिश है उनको नुकसान नहीं होगा। मतलब फिश के अलावा जो जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान नहीं होगा। वो नुकसान कैसे होता है हम बॉटम ट्रॉलिंग समझेंगे वो तब आपको समझ में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फील करता है कि जो डीप सी फिशिंग है वो केवल एकलौता सॉल्यूशन है जिसकी वजह से इकोलॉजिकली सस्टेनेबल फिशिंग यहाँ पे प्रमोट की जा सकती है, ताकि जो क्या है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है यहाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, कोई क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट देखने को ना मिले फिशिंग का। ये बॉटम ट्रॉलिंग से इशू क्या है, क्या परेशानी थी, इसको रिप्लेस करके डीप सी फिशिंग ला रहे हैं। देखो जो बॉटम ट्रॉलिंग है उसमें क्या है, बहुत सारे और भी जीव जंतुओं को नुकसान होता है, क्योंकि इसमें देखो एक जाल फेंकते हैं, वो वेटेड नेट होता है, जाल होता है मछली पकड़ने का बहुत भारी, वो सी फ्लोर पे फेंकते हैं। और जितने भी फिश के साथ साथ और भी यहाँ पे जीव हैं, एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह, जुवेनाइल फिश वगैरह या कोई और है, उनको एक साथ खींच के ले आते हैं। ये जो तमिलनाडु में फिशरमैन है वो इसको इम्प्लीमेंट करते थे यहाँ पे श्रीलंका के पास, और श्रीलंका के जो है यहाँ पे श्रीलंका के फिशरमैन और तमिलनाडु के फिशरमैन, यहाँ पे श्रीलंका और तमिलनाडु में देखो कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता था ये इसकी वजह से। ये देखो इस तरह का मेथड होता है कुछ, जैसे मान लो ये इसमें नाव पे बैठे हैं, ये जाल फेंका और ये देखो बिल्कुल सी फ्लोर के बॉटम पे आ गए, इसमें मछली भी थी और भी बहुत सारे जीव जंतु थे, सारे इस जाल में आ जाएंगे। मतलब पकड़नी तो थी सिर्फ मछली, लेकिन और जीव जंतु को भी नुकसान हो जाएगा, वो निकलेंगे पानी से बाहर मर जाएंगे भाई साहब, तो ये नुकसान होता है। तो डीप सी फिशिंग प्लान कैसा, क्या उससे नुकसान नहीं होगा। देखो डीप सी फिशिंग का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन है बॉटम ट्रॉलिंग का, बॉटम ट्रॉलिंग के जरिए इसको यूज किया जाएगा मछली पकड़ने के लिए।
और ये क्या है, सी ओशन में डीप पार्ट में किया जाएगा, गहरे समुद्र में मछली पकड़ी जाएंगी, डीप सी फिशिंग। जो बॉटम ट्रॉलिंग होती थी वो कोस्टल एरियाज पे होती थी, कोस्टल एरियाज पे। इसमें जो क्या है डेप्थ है वो एटलीस्ट 30 मीटर डेप्थ नीचे होगी, मतलब पानी की जो डेप्थ है वहाँ कम से कम 30 मीटर होनी चाहिए समुद्र के नीचे। ऐसा नहीं है समुद्र के नीचे 30 मीटर से पहले ही ज़मीन आ गई, कम से कम 30 मीटर से नीचे, मतलब ज़्यादा डेप्थ होनी चाहिए पानी की, 30 मीटर हो या उससे ज़्यादा हो, तो वहीं पे डीप सी फिशिंग होगी। और इसके जरिए देखो ऐसे बॉटम ट्रॉलिंग में तो क्या है, ये जाल फेंका जाता था, इसमें जाल के जरिए नहीं होगी ऐसा, इसमें क्या होगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा सिर्फ, वो ये हैवी नेट नहीं होगा, भारी नेट। तो वो क्या करेगा, वो मछलियों को ही सिर्फ पकड़ पाएगा जो ऊपर मछलियाँ होती हैं, या डीप सी फिशिंग में ये है कि जो जैसे ये कोस्टल एरियाज पे किया जाता था, यहाँ पे पानी की जो डेप्थ है वो कम होती थी। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, बहुत सारे मछली के साथ साथ और भी सारे एक्वाटिक एनिमल रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु। लेकिन अगर 30 मीटर से ज़्यादा जाएंगे तो लगभग वहाँ पे मछली मिलती हैं, समझ रहे हो। तो इसमें सिर्फ मछली ही पकड़ी जाएंगी, और ये जो और इकोलॉजिकल डैमेज नहीं कर सकेंगे इस मेथड के जरिए। तो ये फ़ायदा होगा डीप सी फिशिंग से।